हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण नवाचार के साथ में हम लेके आ रहे हैं आपके समक्ष साप्ताहिक जो स्थान खबरों में है प्लेसेस इन द न्यूज़ के बारे में। याद रखिए दोस्तों, यूपीएससी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी एक ट्रेंड पकड़ा है पिछले कुछ वर्षों से। जो स्थानीय जो खबरें हैं वहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कहाँ लोकेटेड है, क्यों लोकेटेड है, वहां पे जो खबर है आपको लगेगा कि यार ये तो उस देश की खबर है या वहाँ के कहीं न कहीं राष्ट्रीय जीवन से महत्वपूर्ण है। पर वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को या वहाँ के इंटरनल अफेयर्स को नहीं पूछ करके उस स्थान विशेष की वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से लोकेशन पूछ ली जाएगी। और हमारी भी एक सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जो कि भूगोल के परिप्रेक्ष्य में है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी में लगातार मैप बेस्ड या पर प्लेसेस इन द न्यूज़ बेस्ड जो है लगभग 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष आते हैं। तो क्यों ना हम एक छोटे-छोटे वीडियो के संकलन के माध्यम से साप्ताहिक तौर पे इसको सीखें और अपनी जानकारी और बेहतर करें। क्लास के अंत तक बने रखिएगा। मैं आपको इस हफ्ते में 11 से 16 नवंबर के बीच में स्थानों में जो आपके पास में खबरें रहे हैं उसकी जानकारी लेंगे और हम लोग आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी से इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी का ये क्यूआर कोड है, इस नाम से सर्च करें आप, जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू। यहाँ पे आज हम जो प्लेसेस देखने वाले, ये 9 प्लेसेस है: अजरबैजान, रूस, फिलीपाइंस, मॉरिशस, नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, डोमिनिकन रिपब्लिक और सोलोमन आइलैंड। पूरे विश्व पटल से हम इस जानकारी को पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य से आपके समक्ष रखने की चेष्टा करते हैं। सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण COP29, COP29 की मीटिंग जो है वह अजरबैजान के बाकू शहर में होने वाली है दोस्तों। तो अजरबैजान यहाँ पे जो है सुर्खियों में है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मीटिंग जो है, सम्मेलन जो है वह अजरबैजान में शुरू है। अजरबैजान देश का नाम है, जबकि बाकू जो है वो इसकी राजधानी, जहाँ पे इसको होस्ट किया जा रहा है। यहाँ आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन कहाँ है। इसकी लोकेशन ठीक यहाँ कैस्पियन सागर के पास में है दोस्तों। अजरबैजान कई बार सुर्खियों में भी रहा है। बताना चाहता हूँ, ये अर्स्ट वाइल यूएसएसआर या सोवियत संघ के प्रभाव वाला क्षेत्र है मित्रों। ये अजरबैजान जो कि कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है, यहाँ पे इसकी राजधानी है बाकू। अजरबैजान के आप पश्चिम में अर्मेनिया देख पाएंगे। अर्मेनिया और अजरबैजान भारत और पाकिस्तान के समकक्षी, कहीं न कहीं इसको समानांतर रखा जा सकता है। और इनके बीच में एक ऐसा ही कहीं न कहीं जो है कंटेस्टेड एरिया है जिसको ये कहते हैं आपके पास में सोवियत एरा का नागोर्नो खाराबाख ऑटोनमस ओब्लास्ट। तो ये नागोर्नो खाराबाख एरिया कहाँ पे पड़ता है? अजरबैजान में पड़ता है। और यहाँ पे कुछ अर्मेनियन ओरिजिन के लोग रहते हैं और ये कहते हैं कि ये रीजन अर्मेनिया का है और इसको लेकर के लगातार इन दोनों के बीच में संघर्ष, गतिरोध बढ़ता रहता है। याद रखिएगा, अर्मेनिया की सीमा ईरान से भी लगती है, अजरबैजान की भी सीमा जो है ईरान से लगती है। उत्तर में रूस, जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान और इसके अलावा कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो है ट्रांस कॉकेशियंस कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस कॉकेशियन मतलब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी जिसे हम कॉकेसस माउंटेन के नाम से जानते हैं। कौन सी माउंटेन है दोस्तों? कॉकेसस माउंटेन्स। लेसर कॉकेसस, ग्रेटर कॉकेसस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको ट्रांस कॉकेशियंस जो है कंट्री भी कहा जाता है। और कई लोग जो है इसको स्थल रुद्र कहते हैं। स्थल रुद्र क्या होता है? जिसकी जो कोई कोस्ट लाइन ना हो, जो कि महासागर से मिलती हो। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अजरबैजान है, यह तो कैस्पियन सागर से इसकी कहीं न कहीं एक तटीय रेखा देखने को मिलती है। तो जो ये तटीय रेखा यहाँ पे अजरबैजान की देखने को मिल रही है, तो ऑफिशियली देखा जाए आपके पास में तो ये स्टैंड है कि नहीं, ये एक स्थलरुद्ध कंट्री, क्योंकि कैस्पियन सी जो है आपके पास में वह ओशंस में काउंट नहीं होता है और इसका एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं दे पाता है। अतएव हेंस यह एक स्थलरुद्ध देश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अथॉरिटीज जो है इसे एक स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री के रूप में डेजिग्नेट करती है। राजधानी दोस्तों इसकी बाकू है। इसकी सीमाएं रूस, ईरान, अर्मेनिया और जॉर्जिया से लगती हैं। इसके ईस्ट में ही ये कैस्पियन सागर है जिसकी जानकारी आपको पहले से। अर्मेनिया के साथ में इसका एक क्षेत्रीय विवाद है। कौन सा स्थान है, कौन सा क्षेत्र है, मेरे साथ में आप लिख सकते हैं कॉपी में, नागोर्नो खारबाख क्षेत्र। इस नागोर्नो खारबाख क्षेत्र को लेकर के अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कई बार सशस्त्र और सैन्य संघर्ष देखने को मिला है। कुछ गतिरोध तो कोविड के समय में भी और उसके उपरांत भी देखने को मिला था।
इसके पास का जल निकाय कैस्पियन सागर। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कूरा और अरास। कूरा नदी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और अरास रिवर यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ सबसे बड़ी जो चोटी है आपके पास में वो ग्रेटर कॉकेसस रेंज में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है बाजार ड्यूजू। क्या नाम है इसका? बाजार ड्यूजू। बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह कॉकेसस माउंटेन्स, ऑब्वियसली प्राकृतिक संसाधनों से अच्छे खासा संपन्न। आगे बढ़ते हैं, हम रूस की बात करते हैं। रूस के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी डेनिस मेंचोरेव जो हैं वो भारत पहुंचे हैं। नवंबर 10 से 12 तक वो भारत की यात्रा पे रहेंगे। सर वो भारत क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा इंडिया का रूस के साथ इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी एक बेहद ही महत्वपूर्ण आयोग है। तो इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन किसके ऊपर? टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। तो तकनीक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों के ऊपर भारत और रूस का अंतर सरकारी जो आयोग है उसके 25वें सत्र के अंदर यह भाग लेने के लिए आए हैं। रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत के दौरे पे आए हैं इस हफ्ते में। रूस की जानकारी आप ले सकते हैं। रूस यहाँ पे हैं। रूस जो है आपके पास में इसका कुछ भाग एशिया में, कुछ भाग यूरोप में है। यूराल पर्वत जो है वह रूस के जो है पश्चिमी भाग को कहीं न कहीं, जो कि यूरोपीय भाग को उसको विभक्त करती हैं इसके पूर्वी भाग से, जो कि रूस का वह पूर्वी भाग जो एशिया में पड़ता है। तदुपरांत हम यहाँ पे जानकारी लेंगे कि ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। राजधानी इसकी मॉस्को है और भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। रशिया अगर हम देखने की चेष्टा करें तो इसका देशांतरीय विस्तार बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिनलैंड, बेलारूस से लेकर के आपके पास सी ऑफ ऑकोस, बेरिंग सी तक, जापान सी तक जो है इसका एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। ये है वह यूराल पर्वत और यूराल माउंटेन जो कि यूरोपीय यूरोपीय रशिया को एशियन रशिया से विभक्त करते हैं। कई सारी मुख्य नदियां भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मॉस्को इसकी राजधानी है जो कि आज के पश्चिमी हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगी। सीमावर्ती एरिया कौन कौन से हैं? नॉर्वे और फिनलैंड जो है यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखो आपको फिनलैंड है, इसके नॉर्दर्न है बाउंड्री, ये नॉर्वे की लग रही है। स्वीडन आपको देखने को मिलेगा नजदीक है फिनलैंड के, पर इसकी बाउंड्री नहीं लगती, नॉर्वे की बाउंड्री लगती। तदुपरांत आप देखेंगे लैटविया, लिथुआनिया। यहाँ पे आप दक्षिण में आएंगे, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड है, कैलिनिनग्राड है आपके पास में। ओब्लास्ट के साथ में जो है आपके पोलैंड की सीमा भी लगती है। कैलिनिनग्राड जो है वह रशिया की मुख्य बाउंड्री से दूर है, बाल्टिक सी में लगता है। ये इसी का ओब्लास्ट, इसी का प्रांत, इसी का छत्र है। यहाँ बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और अजरबैजान से भी इसकी सीमा लगती है। दक्षिण में कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से भी इसकी सीमा लगती है। कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, चीन और उत्तर कोरिया से भी इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे नॉर्थ में देखेंगे तो आपको आर्कटिक सागर देखने को मिलेगा और पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑफ ऑकोस, बेरिंग सी और ये पूरा प्रशांत महासागर इसको घेरे हुए हैं दोस्तों। उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक सागर के पास में कई सारे आपके पास जैसे बैरेंट सी, व्हाइट सी, कारा सी, लेप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, बेरिंग सी, चुक्ची सी ऑफ ओकोस, सी ऑफ जापान। यहाँ पे जो छोटे-छोटे आपके पास जिसको सागर कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, इनकी लोकेशंस के ऊपर, इनके प्रायद्वीप कौन से हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आपको उसका एक समग्र ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पे दोस्तों सीमाबद्ध बताया जा रहा है इसको। सीमाबद्ध सागर कौन-कौन से? जैसे कि बाल्टिक, कैस्पियन, ओखोस, ब्लैक सी से इसकी जो है सीमा लगती है। ये इसको सागर ऐसे सी जो आपके पास में क्या है, स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड कई सीज हैं, जैसे बाल्टिक है, कैस्पियन है, ब्लैक है, अकोस है, इससे इसकी सीमा लगती है रशिया की। माउंटेन्स में यूराल बताया जा रहा है कि जो कि यूरोप और एशिया के बीच की सीमा तय करता है। एल्ब्रूस जो है सबसे ऊंची चोटी है यूराल पर्वत। तदुपरांत दोस्तों आपको बताना चाहूंगा नाइपर, वोल्गा और ओब नदी के बारे में। ये यहाँ की मुख्य नदियां, जैसे हमारे यहाँ पे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे झील में ओनेगा और बेकाल है दोस्तों। ओनेगा और बेकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है दोस्तों। और यहाँ स्ट्रेट आपको बेरिंग स्ट्रेट है जो कि यूएसए के अलास्का राज्य और रशिया के साइबेरियन क्षेत्र के बीच में देखने को मिलेगी हमें। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट फ्रॉम द फिनलैंड टू द नॉर्वे हम इसका एक्सटेंशन देखने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। और 60 डिग्री, फिर है आपके पास में 80 डिग्री ईस्ट। तो आपका लगभग ये जो है इसका आर्कटिक वृत्त जो है इसके बीच से निकलता है। इसका पूर्वी भाग जो है वो साइबेरियन भाग कहलाएगा दोस्तों आपके पास में। और व्हाइट सी से लेकर के कारा सी तक इसके बारे में पूछता है। देखो ये यहाँ पे रहा कैस्पियन सी, ये रहा यहाँ पे ब्लैक सी, ठीक है ना, ये रहा सी ऑफ ओकोस। तो इसके बारे में प्रश्न
चुके गए हैं, भविष्य में पूछे जा सकते हैं। यू बेटर हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ द सेम। राइट। तदुपरांत दोस्तों हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है। एक स्पेशल लोगो जो है 75वीं जो एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशन की भारत और फिलीपींस की, उस पे जारी किया गया है। 75 वर्ष हो चुके हैं भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के, है ना, राजनयिक संबंधों के आगे बढ़ते हुए। तो अभी हाल ही में राजनयिक संबंधों के इस 75 वर्ष के उपलक्ष्य के अंदर एक लोगो का अनावरण किया गया है। यहाँ पे 7 और 5 को फिलीपींस और भारत की जो है थीम के ऊपर रखा गया है। अब फिलीपींस है कहाँ, इसकी जानकारी आप जरूर लीजिए। ये एक ट्रॉपिकल रीजन है जो कि इक्वेटर और कर्क रेखा के बीच में देखने को मिलेगा। फिलीपींस जो है कई सारे सैकड़ों द्वीपों की एक श्रृंखला है दोस्तों। यहाँ पे आपको फिलीपाइंस देखने को मिलेगा। फिलीपाइंस जो है आपके पास में दक्षिणी चीन सागर के पास में, हमने थोड़े दिनों पहले भी पढ़ा था कि फिलीपाइंस ने एक ऐसा कानून बना दिया है दोस्तों अभी, जो कि इसकी जल सीमा को इंगित करता है। इसके दक्षिण में सुलू सागर है और इसके पश्चिम में पैसिफिक सागर है। इसकी राजधानी मनीला है दोस्तों। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक आइलैंड नेशन है और साउथ चाइना सी, पैसिफिक, सुलू, सेलेबस और बासी चैनल के आसपास में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले तो ये दक्षिण चीन सागर आप देख सकते हैं, इसके पश्चिम में है। इसके पूर्व में आपको फिलिपाइन सागर देखने को मिलेगा। इसके दक्षिण में सेलेबस और सुलू सागर आप देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तदुपरांत हम यहाँ पे चीज की आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये पूरा ही आइलैंड है, तो सैकड़ों आइलैंड जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के अंतर्गत। यहाँ पे मुख्य तौर पे 3 यहाँ पे जो है आइलैंड्स ग्रुप है। उत्तरी आइलैंड्स को ल्यूजॉन कहा जाता है, दक्षिणी आइलैंड्स को यहाँ पे जो है मिंडनाओ कहा जाता है, और जो ये बीच वाले छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इनको कहा जाता है विसॉय। तो 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं आपके पास में, लुजॉन, विसॉय और मिंडनाओ के नाम से। और याद रखना यहाँ पे माउंट पिनातुबो भी देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रमुख ज्वालामुखी है इस द्वीप के ऊपर। माउंट एपो सबसे हाईएस्ट पीक, और यहाँ पे कई नदियां हैं जैसे मिंडनाओ है और केगयान यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में मॉरिशियस के अंदर नवनिर्वाचित होकर के आए प्रधानमंत्री इलेक्ट जो हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम को इलेक्शन विक्ट्री के ऊपर बधाई दी है। यहाँ मॉरिशस के अंदर इलेक्शन होते हैं, चुनाव की जीत के बाद में डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो हैं वह जीत के आते हैं। मोदी जी ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था। अब देखेंगे मॉरिशस की स्थान की लोकेशन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में है। ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर, इसके पास एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ये अफ्रीका, ये मेडागास्कर, और इसके पास में एक छोटा सा द्वीप है, ये है आपके पास में रॉड्रिग्स आइलैंड, इसके बीच में देखने को मिल जाएगा। पर ये वाला जो है ये है मॉरिशस। मॉरिशियस जो है दोस्तों, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, जो कि हिंद महासागर के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, एक द्वीप कंट्री है दोस्तों। ये हिंद महासागर के अंदर है, अफ्रीका के पूर्वी तट पे है दोस्तों, और मेडागास्कर से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके आसपास में आपको रॉड्रिगस आइलैंड देखने को मिलेगा, कारगाडोस शॉल्स देखने को मिलेगी, और अगलेगा आइलैंड्स भी इससे लगभग 500-600 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अब यहाँ की जलवायु जो है वो मैरीन जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग इक्वेटर से जो है दक्षिण वाला हिस्सा हो गया आपके पास में मॉरिशस। आप 20 डिग्री जो है आप साउथ लैटिट्यूड में जा रहे हैं, क्योंकि आप दक्षिण गोलार्ध में हैं आपके पास में, और मकर रेखा के आसपास में है, तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। पूरे वर्ष काफी समान सा तापमान रहता है, क्योंकि मैरीटाइम कभी भी समुद्र जो होता है उसका आपके पास में समकारी जलवायु का प्रभाव होता है। राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है। यहाँ पे अंग्रेजी, फ्रेंच और मॉरिशस क्रियोल लैंग्वेज बोली जाती है। लगभग आधी हिंदू आबादी है और 1/3 मुस्लिम आबादी है, और इसके अलावा कई सारे अन्य धर्म के अनुयायी भी यहाँ रहते। याद रखना कि इसकी जो रिलीफ स्ट्रक्चर है, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं स्थलाकृति, रिलीफ का क्या मतलब होता है, स्थलाकृति, यह आपके मुख्य तौर पे ज्वालामुखी से बना हुआ है, और ज्वालामुखी के चारों तरफ कालांतर में प्रवाल या कॉरल का डेवलपमेंट हुआ, तो प्रवाल भित्तियों से भी यह घिरा हुआ है। उत्तर वाला भाग मैदान है, और एक मध्य में एक केंद्रीय सेंट्रल प्लेट्यू रीजन देखने को मिला हुआ है, और यहाँ पे कई प्राचीन ज्वालामुखी और उसके आसपास में प्रवाल कॉरल रीफ्स देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल एक सेंट्रल प्लेट्यू है दोस्तों, और उसके चारों तरफ ये जो ब्लू डॉट डॉट ये सारे रीफ देखने को मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। तो ये है आपका पोर्ट लुइस जो है वो इसकी राजधानी है। पोर्ट लुइस क्या है आपके पास में, इसकी राजधानी है। बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह। अब इसके अलावा आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की जानकारी देना चाहूंगा। सुबह 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के सारे एडिटोरियल्स की हम
यूपीएससी पाठ्यक्रम के अनुसार माइंड मैप्स के साथ, आंसर राइटिंग के साथ सारा का सारा जो एक सार निष्कर्ष का डिस्कशन हम सुबह जल्दी 6 बजे करते हैं। आप उस क्लास में जरूर जुड़िए दोस्तों। हमें इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश जांगिड सर PW। यहाँ पे हम दैनिक तौर पे हमारी क्लास का कंटेंट हिंदी, इंग्लिश और माइंड मैप के साथ में अपलोड कर देते हैं, तो आपकी दैनिक रिवीजन के अंदर बहुत ही मदद करेगा। इसके अलावा हमारे कई वैकल्पिक विषय भी आप देख पाएंगे, जैसे कि हिंदी साहित्य, PSIR, समाज शास्त्र, इतिहास और भूगोल के बैचेस भी अभी ऑनगोइंग है। आप इसके अंदर भी आप जो है अगर चाहते हैं मार्गदर्शन के लिए एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर जनवरी का जो समय है ये उपयुक्त समय है अपने वैकल्पिक विषय पे पकड़ को और बेहतर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की यात्रा पे चल पड़े हैं मोदी जी 5 दिवसीय यात्रा के लिए। यहाँ पे नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना की जो 5-6 दिवसीय यात्रा है उसके संदर्भ में जानकारी जरूर लेंगे कि ब्राजील की यात्रा G20 शिखर सम्मेलन के लिए है, क्योंकि ब्राजील के पास अभी अध्यक्षता है, प्रेसिडेंसी है G20 की। गत वर्ष किसके पास थी? भारत के पास। नाइजीरिया के पास में जो है भारत के प्रधानमंत्री, 17 साल में पहली बार है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। इससे पहले 17 वर्ष पहले जो 2006-7 के आसपास में मनमोहन सिंह जी गए थे, अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। गुआना दौरा 1968 के बाद में पहली बार कोई मंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री जा रहा है गुआना। अब ये है सारे के सारे, अगर आप देखेंगे नाइजीरिया कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? अफ्रीका में लोकेटेड है। ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। गुआना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में लोकेटेड है। हम इन स्थान विशेषों की बात करते हैं। नाइजीरिया को अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य इसकी स्थिति देखने को मिल जाएगी। नाइजीरिया यहाँ है। अफ्रीका का सबसे ज्यादा जो है पॉपुलस एरिया है, पश्चिमी तट पे है। राजधानी का नाम है इसका अजूबा, अबूजा। क्या नाम है? अबूजा इसकी राजधानी का नाम है। ये हमारी तरह ही पहले ब्रिटेन की जो है एक उपनिवेश हुआ करता था। 1960 में इसको स्वतंत्रता मिलती है। अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा आबादी इसी देश की है। और जो इसका तट है इसको कोस्ट ऑफ गिनिया भी कहते हैं। आपके पास में ऊपर जो है आपका नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन देश देखने को मिल जाएंगे। जैसे कैमरून है, यहाँ पे चाड की सीमा लगी है, चाड है, ऊपर नाइजर है और इधर बेनिन देश देखने को मिल जाएगा। और ये वाला एरिया है आपके पास में, इसे गल्फ ऑफ गिनी के नाम से जाना जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन का ही एक हिस्सा है, नियर द इक्वेटर। यहाँ पे प्रमुख स्थलाकृतियों के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे सकोटो प्लेन्स देखने को मिलेगा, बार्नो प्लेन्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है कई हाई प्लेन्स भी है ना, ऊंचे स्थान भी है, जैसे इसको हम लोग चपोलवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब सकोटो और नाइजर जो है गिनी में खिड़ने वाली जो है बहने वाली नाइजर डेल्टा का यहाँ पे निर्माण करती है। देखिए नाइजर रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाइजर रिवर इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। आप देख सकते हैं ये नाइजर रिवर जो है आपके पास में यहाँ पे कहाँ पे आ रही है? वापस गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में यह ड्रेन हो रही है, और यहाँ पे एक प्रॉपर डेल्टा भी बना रही है, बर्ड फुट डेल्टा। ये रही आपकी नाइजर रिवर। कैन यू सी दैट नाइजर रिवर इज फ्लोइंग ओवर हियर, राइट। अब है बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील दक्षिण अमेरिका के अंदर है, ट्रॉपिक है, लगभग इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब विषुवत रेखा से लेकर के कर्क रेखा के मध्य फैला हुआ है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे जान रखने लायक चीज क्या है आपके पास में, कि ब्राजील में अभी हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन, और उसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास में होते हुए वो बाकी सारे मेंबरान वहां पे जाएंगे, और ब्राजील के अंदर ही हम भी मेंबर हैं G20 के, अतएव हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी वहां पे जा रहे हैं। याद रखने योग्य चीज है ये कि अमेजोन के बेसिन का और कटंगास का कहेंगे एक महत्वपूर्ण जोग्राफिकल एरिया यहाँ पे ब्राजील में है। दक्षिण अमेरिका में होते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है जोग्राफिकल एरिया के दृष्टिकोण से। इसकी राजधानी को हम ब्राजीलिया नाम से जानते हैं। ब्राजील के आसपास के अंदर हम देखें उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरिनैम और फ्रेंच, लगभग आपके पास फ्रेंच गुआना मिला करके 10 पड़ोसी देश यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंच गुआना, सुरिनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, है ना, उरुग्वे, अर्जेंटीना, तो ये सारे के सारे 10 देश है। और लगभग इसकी तट रेखा भी 7400 किलोमीटर की है, 7400 किलोमीटर की इसकी तट रेखा है, कोस्ट लाइन है, जो कि इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नेविगेशन को सुगम्य बनाती है। प्रमुख नदियों में जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी आती है। ब्राजील के अंदर इसका वर्षावन भी देखने को मिलता है, जो कि 60% भाग, जो 2/3 इसका यही है। विश्व का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट या वर्षावन यही अमेजोन वर्षावन ब्राजील में लोकेटेड है। यहाँ पे ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन जहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो 1992, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, वो यही हुआ था। इसका एक प्रतिष्ठित शहर है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए।
पांचवी सबसे अधिक आबादी वाला और लैटिन अमेरिका की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा जो है ब्राजील में रहता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक शक्ति है, इसीलिए तो ये ब्रिक्स में भी शामिल है। ब्रिक्स में याद करो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शुरुआत के पांच उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी हैं आपके पास में। यहाँ पे पूर्वी हिस्सा जो है वो आपके ब्राजीलियन उच्च भूमि का है, यहाँ पे देखने को मिलेगा अमेजोन के वर्षावन, अमेजोन रिवर, उसके ऊपर है ग्विनी हाईलैंड्स या ग्विनी उच्च भूमि। अब हम बात करते हैं गुआना की, GUYANA, गुआना की बात करते हैं। गुआना भी जो है ब्राजील के उत्तर के अंदर ही जो है एक दक्षिणी अमेरिकी देश है दोस्तों, आपके पास में इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है। गुआना का आसपास में जो है एक कंट्री है, इसका नाम है सूरीनाम, इसके पूर्व में। इसके आसपास का जो ये क्षेत्र है, यह इसका डिस्प्यूटेड है। कहीं न कहीं गुआना कहता है ये क्षेत्र मेरा है, सूरीनाम कहता है ये क्षेत्र मेरा है। अब जानकारी में हमको ये लेना है, इसकी जो है कैपिटल का नाम है जॉर्ज टाउन, और यह अटलांटिक ओशन से ही कहीं न कहीं इसकी सीमा लगती है। लैंडलॉक स्थलरुद्ध नहीं है, कोस्ट है, तटरेखा है, जो प्रॉपर एक सी समुद्र से मिलती है आपके पास में। अब गुआना जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी किनारे पे स्थित है। हम सभी ने देखा कि पूरा दक्षिण अमेरिका है, इसके उत्तरी किनारे पे स्थित है दोस्तों आपके पास में। तो भौगोलिक रूप से पृथ्वी के उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध दोनों में स्थित है आपके पास में। नॉर्दर्न और वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न गोलार्ध में है। इसका जो है सीमा पूरा सूरीनाम से, वेनेजुएला से, ब्राजील और अटलांटिक ओशन से लगता है। ये देखो वेनेजुएला है, दक्षिण में ब्राजील है, इधर सूरीनाम है, और ऊपर आपका अटलांटिक ओशन। चार इसकी सीमाओं के बारे में पता होते हुए, राजधानी इसकी जॉर्ज टाउन है। यहाँ पे कुनुक पर्वत, अरकाई पर्वत और पाराकाइमा जो है इसकी मुख्य पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे ऊंचा बिंदु जो है आपके पास में माउंट रोराइमा है। माउंट रोराइमा जिसको आपके पास में एक ट्राइलेटरल पॉइंट पे है, त्रिबिंदु है आपके पास में, जो ब्राजील, गुआना और वेनेजुएला की सीमा के ऊपर देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों आपके पास में गुआना का। और सबसे निचला बिंदु जो है वो अटलांटिक महासागर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ झरने हैं जिसको हम लोग कैटर फॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके पास में? कैट्योर फॉल्स भी कहते हैं। ये शक्ति दुनिया के सबसे शक्तिशाली झरनों में से एक है, क्योंकि इसकी फॉलिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है। जैसे नायग्रा फॉल्स है आपके कनाडा के अंदर का, है ना, उससे यह 5 गुना ऊंचा है। क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो इसका फ्लो और फॉल जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब इसके अलावा एक नदी है, इसको नाम देते हैं एसेकिबो रिवर। एसेकिबो जो है वह इस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखेंगे एस्किबो रिवर के बारे में। ये रही आपकी एस्किबो रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोमिनिका की। डोमिनिकन रिपब्लिक ने अभी अनाउंस किया है, घोषणा की है कि वो अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को देने वाला है। ये कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि भारत ने कोविड के दौरान डोमिनिका की काफी मदद की है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ने उन्होंने अवार्ड किया है कि भारत और इंडिया और कैरिकॉम जो है समिट होने वाली है जॉर्ज टाउन के अंदर और गुआना के अंदर, और वह कहते हैं कि सर हम भारत को इस सम्मान से नवाजना चाहते हैं। डोमिनिका की काफी मदद की है उन्होंने। उन्होंने जो नागरिक सम्मान दिया है वो है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर। याद रखना, यह ऑर्डर मोदी जी को उनके व्यक्तिगत कर्तव्यों के लिए नहीं देते हुए, उनके व्यवसायिक, प्रोफेशनल या फिर जो संवैधानिक दायित्व निभाते हुए वो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अब भारत को अगर कोई यहाँ पे सम्मान देना चाहता है भारत से अच्छी दोस्ती या मित्रवत संबंधों के कारण, तो वह ऑब्वियसली भारत के राष्ट्राध्यक्ष को सम्मानित करता है। तो भारत ने कोविड के दौरान, महामारी के दौरान कई देशों की मदद की थी, उसमें से डोमिनिका भी एक देश था दोस्तों। और जो योगदान हमने दिया है वो बायलैटरल रिश्तों को भी मजबूत करता है और कहीं न कहीं एक कमिटमेंट दिखाता है कि भारत ने जो किया है वह कहीं न कहीं वैश्विक हित में था। और ये हमारे कहा जाता है ना आपके पास में जिसको कि सर आपके पास में विश्व ही हमारा परिवार है ना? तो हम एक विश्व को कुटुंब की तरह लेके चल रहे हैं। सर हम हमारी ही नहीं सोच रहे, हम ऐसे छोटे देशों के बारे में भी सोचते हैं जो महामारी के समय अपने आप को निशक्त महसूस कर रहे थे। भारत कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में भी खड़ा था। सोचिए, अटलांटिक महासागर पार बड़ी बड़ी शक्तियां यहाँ पे आसपास में देखने को मिलेगी, पर ऐसे देशों की सहायता करने के लिए भी फर्स्ट रेस्पॉन्डर भारत था। तो डोमिनिका ने यहाँ पे अवार्ड ऑफ ऑनर दिया है पीएम मोदी को। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है दोस्तों इनका, यह याद रखना। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि एंट्री ऑफ अपोस्टल जो है यहाँ पे रशिया ने दिया है। ड्रूक गैल्पो जो है यहाँ पे भी मिला हुआ है इनको अवार्ड। इसके अलावा भूटान ने भी अवार्ड दिया है। लीजियन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस ने दिया है। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि कई सारे देश जो है वो लगातार भारत को कई सम्मानों से नवाजते रहे।
डोमिनिकन रिपब्लिक की अब आप लोकेशन पूछना चाहेंगे तो मैं बताना चाहूंगा ये इस लोकेशन पे है। यहाँ पे ये करीबियन है ना, ना ही उत्तरी अमेरिका है ना ही ये दक्षिणी अमेरिका, ये सारे करीबियन आइलैंड्स है, छोटा सा आइलैंड देश है। अब यहाँ पे कैरिबियन सी के आसपास में और अटलांटिक सी के बीच में है यह डोमिनिका रिपब्लिक, है ना। रोजिया जो है इसकी राजधानी है दोस्तों। ये राष्ट्रमंडल सदस्य है कॉमनवेल्थ नेशंस में, यह आता है। रोजो जो है इसकी राजधानी। कैरिबियन सागर में लेसर एंटिलीज द्वीप के अंतर्गत यह आइलैंड्स आता है। यहाँ पे करीब भारतीयों की अपेक्षाकृत बड़े और विशिष्ट समूह वाला एकमात्र द्वीप है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर भारत को ऐसा क्या था कि भाई हम इतने सारे जो है कैरिबियन आइलैंड्स में से डोमिनिका को ही मदद की, क्योंकि यहाँ पे भारतीय मूल वाले लोग जो है काफी ज्यादा है, विशिष्ट समूह है हमारे लिए। आसपास के अंदर रिलीफ स्ट्रक्चर में हम देखें तो ज्वालामुखी उत्पत्ति काफी है यहाँ पे, और कई फ्यूमरॉल्स भी देखने को मिलते हैं। फ्यूमरॉल्स क्या होता है? ज्वालामुखी वेंट्स के माध्यम से जो धुआं भी साथ में देखने को मिल जाएगा आपको ना। क्या निकलता है गर्म पानी के साथ में? धुआं निकलता है। अब यहाँ पे अलूवियम जलोढ़ और ज्वालामुखी मिट्टी के कारण यहाँ पे जो है ये काफी फर्टाइल है। यहाँ पे आसपास में कई ऊंची चोटियां हैं, इसमें जो है डायब्लोटिन्स जो है वो है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाएगी। डायब्लोटिन माउंट डायब्लोटिन नेशनल पार्क भी है। अब आगे बढ़ते हैं, सोलोमन आइलैंड की बात करते हैं। सोलोमन आइलैंड दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी के ऊपर जो कॉरल्स होते हैं, कॉरल्स जो है मूंगे की चट्टान जिसको हम कहते हैं, प्रवाल हम जिसको कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी कॉलोनी पृथ्वी के ऊपर वह हमें देखने को मिली है सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर। इसकी साइज और एज को देखते हुए कई काफी की इनसाइट्स है जिसको नेशनल ज्योग्राफी के अंतर्गत बेसिकली देखा गया कि प्रिस्टाइन सी की टीम जो है उन्होंने यहाँ पे दुनिया के लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी को ढूंढ निकाला है सोलोमन आइलैंड्स के पास में। तो इसकी इमेज को जो है कई न्यूज रिपोर्ट्स ने भी बेसिकली जो है छापा है, द हिंदू में भी आया था और हम भी इसको कवर करते हैं। सोलोमन आइलैंड्स के पास में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा, जिसको हम लोग दो बास्केटबॉल के कोर्ट जितना बांध सकते। बास्केटबॉल का कोर्ट काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स के जितना बड़ा जो है 300 वर्ष से भी पुराना मूंगे की चट्टान देखने को मिली। तो सबसे बड़ी चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टानें मूंगे की यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और कॉरल निडारिया संघ के जानवर हैं आपके पास में, आपको पता होना चाहिए कि इट इज एन एनिमल, जो कि आपको जो है उष्णकटिबंधीय तट रेखाओं के आसपास में देखने को मिलेगा। और सैकड़ों से लेकर हजारों जीवित जीव होते हैं जिनको पॉलिप्स कहा जाता है। और इन पॉलिप्स के अंदर एक एल्गी जूजेंथले जो है एक सहजीवी रिलेशन में होता है। एक जो है स्केलेटन यानी रहने की जगह देता है, जबकि दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है पोषण अवेलेबल कराता है। तो आवास और भोजन इन दोनों का यहाँ पे जो है सहजीविता में एक महत्वपूर्ण अंश देखने को मिलता है। अब इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी प्रशांत महासागर के अंदर है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यह है सोलोमन द्वीप, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में इक्वेटर के दक्षिण में प्रशांत महासागर में, तो सदर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। कहाँ है ये? दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा सोलोमन द्वीप। इसकी राजधानी क्या है? मलाइठा। क्या नाम है इसकी राजधानी का? मलाइठा इसकी राजधानी है। यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया के पूर्व में देखेंगे ये सोलोमन सी है, ये दक्षिण में आपके पास में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में क्या है? कोरल सागर है। और यहाँ पे जो है दुनिया के सबसे पुराने सबसे बड़े कोरल कॉलोनीज का जो है अभी हाल ही में संज्ञान मिला है हमें। यहाँ पे मोलानेशिया है। ये क्या है? देखो कई सारे आइलैंड्स है यहाँ पे ओशन के अंदर, इनको माइक्रोनेशिया मेलानेशिया कहा जाता है। तो हमारा सोलोमन आइलैंड जो है वो किसके अंदर है? मेलानेशिया आइलैंड ग्रुप में स्थित है। यहाँ पे राजधानी जो है होनियारा, सबसे बड़े द्वीप जो है गुआडलिकानाल के आसपास में स्थित है। ऑब्वियसली यहाँ पे पड़ोसी में वेंताउ कंट्री है, पपुआ न्यू गिनिया है, वो इसके पड़ोसी है। देखो यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया देखने को मिल जाएगा आपके पास में यहाँ पे वंताउ आइलैंड्स भी देखने को मिल जाएंगे। लगभग ये सोलोमन आइलैंड जो 1000 द्वीप है, 6 बड़े द्वीप है, 900 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप है, और लगभग 4 से 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्रफल जो है इनके पास सोलोमन आइलैंड के पास में भी है। ज्वालामुखी द्वीप है कई सारे, तो ज्वालामुखी गतिविधियों से बने, फिर धीरे धीरे कुछ द्वीप जो है प्रवाल से भी बने हैं, और 2 समानांतर श्रृंखलाएं पैरेलल यहाँ पे जो है देखने को मिलती है। जैसे एक ये श्रृंखला है, फिर एक ये श्रृंखला है, 2 समानांतर श्रृंखलाओं से इसको जाना जाता है। इसके बीच में आपको न्यू जॉर्जिया साउंड देखने को मिल जाएगा, ये सोलोमन सागर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जो है पैसिफिक सागर देख पाएंगे, इसके दक्षिण में आपको कोरल सागर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दैट्स इट। एक होमवर्क का क्वेश्चन देना चाहूंगा दोस्तों। होमवर्क के क्वेश्चन में मैं नाइजीरिया देश के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि 3 कथन है। बुर्किना फासो मध्य अफ्रीका गणराज्य नाइजीरिया के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है। लेक चाड नाइजीरिया के केंद्र में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के बाद नाइजीरिया के अफ्रीका महाद्वीप में दूसरा सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी साउथ अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर पे इसकी है अफ्रीका में। तो आप कमेंट करेंगे, है ना, यू विल कमेंट बिलो, और कमेंट करके बताएंगे कौन सा कथन
सही है, कितने कथन इसमें से सही है, एक बी, सी में से। और कोई भी प्रश्न है आप टेलीग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, जेजे सर यूपीएससी पे। कैपिटल कोई भी गैप नहीं है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। आपका प्रश्न आपका नाम के साथ में अपना क्वेरी भी रख सकते हैं। अब हमारे टेलीग्राम पे इस क्लास की पीडीएफ और लिंक दोनों मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। इस टेलीग्राम को आप क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हैं, इस नाम से सर्च कर सकते हैं, जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू। विद दिस बिंग सेड, आज के लिए इतना ही रखेंगे। With the smile on the face, confidence in the heart, that will be the really great way to continue your preparation. Thank you, दोस्तों।